हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बायोलॉजी की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस ऑफ सेल, कोशिका की केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने बहुत सी सारी कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ लिया है। यदि आप ना पढ़ें तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगला लेक्चर है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस किसका न्यूक्लियस है? न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक आज हम पढ़ेंगे कोशिका केंद्रक क्या होता है। ठीक, तो अब कोशिका केंद्रक, जैसे अब तक के लेक्चर में हमने देखा था कि एक कोशिका होती है, मतलब सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर देखेंगे कि सारा का सारा मटेरियल ऐसे, मान लेते हैं कि ये एक सेल है। अब सेल के अंदर देखेंगे तो ये सेंटर में स्थित ऐसे होता है। कहाँ पे स्थित होता है? सेल के एकदम सेंटर में स्थित होता है। इसको क्या कहेंगे यहाँ पर? ये है न्यूक्लियस। यही न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाद जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स भरा होता था वो साइटोप्लाज्म होता था। लेकिन हमें पढ़ना क्या है? न्यूक्लियस। तो सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पर स्थित होता है। कोई भी सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में से कोई सेल ले लेंगे तो वो सेल कहाँ पर, मतलब सेल के कहाँ पर होगा? तो सेंटर में होगा। इट इज प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर ऑफ सेल। मतलब कहाँ पर स्थित होगा? तो कहेंगे कि कोशिका के सेंटर में ही स्थित होगा क्या? न्यूक्लियस। ठीक है भाई, न्यूक्लियस का मतलब केंद्र के, जैसे हमने कहा नाभिक भी कह सकते हैं, तो वो नाभिक कहाँ? मध्य में ही तो होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगली बात यहाँ पे दूसरा क्या है कि कोशिका का जो ये केंद्रक है वो किसने खोजा था? किसने खोज की थी? कोशिका की केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई थी। किसकी खोज? तो न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि क्या न्यूक्लियस का रोल क्या होता है, या फिर जैसे हमने कह दिया कि ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस क्या सभी प्रकार के जीवों की सेलों में पाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो अब देखेंगे कि सिंपल हम ले लेते हैं ये कि ह्यूमन बॉडी की कुछ ऐसे मतलब सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेंगे कि मानव की, या फिर कहेंगे जो ह्यूमन की आरबीसी है, आरबीसी सेल्स है, आरबीसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? आरबीसी सेल। मतलब आरबीसी सेल क्या है? खून या फिर रक्त कोशिका, एक प्रकार की लाल रक्त कोशिका है। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके बाद और दूसरे जगह पर कहाँ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के? तो अगला पॉइंट हम देखेंगे कि जो मानव शरीर की सबसे ऊपरी त्वचा होती है, ऊपरी त्वचा, जैसे ये हाथ की त्वचा या फिर चेहरे की त्वचा, जो भी ले लें उसको एपिडर्मिस कहते हैं। क्या? एपिडर्मिस मतलब शरीर की बाह्य त्वचा। इसको हम कहेंगे क्या? शरीर की बाह्य त्वचा। शरीर की बाह्य त्वचा पर यह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। में लिखेंगे ज्यादा बेटर है। में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कहाँ पर नहीं पाया जाएगा? तो आप कहेंगे एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता। अब एपिडर्मिस क्या है? शरीर की ऊपरी सतह है या ऊपरी लेयर है, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। चमड़ा जिसको त्वचा कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला हम देखेंगे कि मानव नेत्र की जो लेंस होती है, लेंस की जो सेल्स होती हैं उनमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अर्थात मानव नेत्र की लेंस कोशिका में भी न्यूक्लियस नहीं स्थित होता है। लेंस कोशिका में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है।
किस में नहीं पाया जाएगा? तो आपको बताना क्या रहेगा, सबसे पहली बात तो ये कि आरबीसी सेल्स में मतलब लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। उसके बाद एपिडर्मिस या फिर कहेंगे कि शरीर की जो बाहरी त्वचा होती है चमड़े की कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके बाद मानव नेत्र की जो आंख की लेंस होती है, लेंस कोशिकाओं में भी न्यूक्लियस नहीं स्थित होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे। अगली बात, अब न्यूक्लियस जो है या फिर केंद्रक जो है ये कहाँ कहाँ पे होता है, या फिर हम कहेंगे कि इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो न्यूक्लियस को हम देखेंगे, ये मुख्यतः 4 पार्टों में डिवाइड होता है। न्यूक्लियस मुख्यतः 4 पार्टों में डिवाइड होता है। तो ये न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट है। पहला क्या है? पहला पार्ट, अब हम इसको एक दूसरे फिगर के माध्यम से दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे न्यूक्लियस की संरचना किस तरह से है। तो ऐसे कुछ है, बनाएंगे इसको। न्यूक्लियस की संरचना, और ये क्या है? ये वही चीज है, आपको याद होगा यदि हमारा पिछला वाला लेक्चर देखे होंगे तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। कहां से? ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह से। अब इनके मध्य देखेंगे कि यहाँ पर ये खाली खाली स्थान होते हैं, इस तरह ऐसी संरचना होती है हमारे न्यूक्लियस की। तो सबसे पहला पार्ट इसका हम बताएंगे क्या कि ये देखिए ऐसी संरचना आपको दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है ये गोल तरह की, और एक मतलब बीच में भाग है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे क्या लेयर्स लगी हुई हैं, मतलब ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली कहते हैं हिंदी में, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। 4 पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। पहला पार्ट ये है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गए, उसके बाद अब इसके बाद इसी में ही अब न्यूक्लियस के अंदर आएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखने को मिलेगा कुछ ऐसी संरचना, ऐसी यहाँ पर एकदम गाढ़े, ऐसे गाढ़े जैसी संरचना। इसके चारों तरफ कोई मतलब कहेंगे कि वो नहीं होता है या फिर मेम्ब्रेन नहीं लगी होती है, बस ऐसे ही इकट्ठा घूमता हुआ पदार्थ होता है। अब इस दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पर क्या कह दिया कि ये जो लाल कलर का भाग यहाँ पर बना हुआ है ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस का मतलब केंद्रिका है। क्या? केंद्रिका। केंद्रिका, केंद्रिका कहाँ पर है? तो ये देख रहे हैं आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि ये जो दोनों पॉइंट हमने गाढ़े गाढ़े कलर से लाल कलर से बनाया है वही क्या है? केंद्रिका है। उसके बाद इसी के अंदर या फिर हम कहेंगे कि इसी न्यूक्लियस पूरे के अंदर ऐसी कुछ संरचनाएं बनी होती है, ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। ऐसी ये क्या है? धागे जैसी संरचना। धागे जैसी जो संरचना आपको दिखेगी वो तीसरे पॉइंट में कहेंगे कि वो क्रोमैटिन है या क्रोमैटिन थ्रेड है। क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड है। क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन धागा, जिसको धागा भी कह सकते हैं, धागा है क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड। और चौथा पॉइंट देखेंगे आप, इस पूरे के अलावा देख रहे हैं कि इस पूरी संरचना के अलावा यहाँ पर ये मैट्रिक्स भरा होता है, जल भरा होता है। ऐसे इसके चारों तरफ से इसमें जल भरा होता है, जल भरा होता है। तो उस जल को यहाँ पर हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखेंगे एक बार फिर से हम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये जो चीज है ये क्या है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है।
उसके बाद ये लाल कलर का जो भाग दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। उसके बाद जो ये इसके अंदर जलीय पदार्थ दिख रहा है या नीले कलर का भाग दिख रहा है, ये जल ही है वास्तव में, या फिर कहेंगे जेली जैसा कोलाइडियल घोल है, मतलब सॉल है, एक गाढ़ा द्रव है। इस गाढ़े द्रव को हमने यहाँ पर नाम दिया है, उसका नाम क्या है? केंद्रक द्रव कह सकते हैं इसको, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव है या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म है। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है यहाँ पर, चौथा पॉइंट हमने क्या देखा कि चौथा पॉइंट न्यूक्लियर, हाँ ये न्यूक्लियोलस हो गई। उसके बाद धागे जैसी संरचना आपको दिख रही होगी कि ये जो धागा है ये क्या है? ये क्रोमैटिन है। क्या है? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन है। ये चारों पॉइंट आप देख पाए, मतलब पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर किसका है? तो पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। किसका स्ट्रक्चर है? पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। अब इसके अंदर आपने देख लिया क्या क्या होते हैं, लेकिन अभी हमें ये चीज स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस, आपने तो संरचना बताई थी, लेकिन ये किससे बने होते हैं? तो इसके अंदर जो ये बना होता है भाग, इसका हम कहेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मिटा रहे हैं तो समझ में आएगा। चारों पॉइंट अभी हम देख रहे हैं एक एक करके। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? सो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या? लिपिड होते हैं। उसके बाद फिर और क्या होते हैं? तो और उसके स्थान पर हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और फिर क्या होते हैं? फास्फोर या फिर फास्फोरस भी होता है। क्या होता है? फास्फोरस। ये पॉइंट इसके अंदर छुपे रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अर्थात प्रोटीन बना हो, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस से मिलकर के पूरा का पूरा भाग न्यूक्लियस का बना होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन देखेंगे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहली बात हम आते हैं एक पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट क्या है? वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब को ये केंद्रक झिल्ली को देखेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी केंद्रक झिल्ली होती है ये दोहरी होती है, सिंगल नहीं होती है, दोहरी होती है। दोहरी आप देख पा रहे हैं कि एक भाग इसका तो न्यूक्लियोप्लाज्म के से सटा हुआ है और इसका ये दूसरी भाग है, देख रहे हैं, दूसरी भाग एक न्यूक्लियोप्लाज्म से लगा हुआ है और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट ये इधर इस संरचना से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर ऐसी मुड़ी हुई संरचना दिख रही है। अब ये मुड़ी हुई जो संरचना है वो क्या है? वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब यदि इसके बारे में और आपको जानना है तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER वाले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, तो दूसरा मतलब इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरी सतह होती है, वो किससे जुड़ी होती है? वो कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। और पहला जो हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो टोटली न्यूक्लियोप्लाज्म से जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कहेंगे कि यह दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली होती है। अब ये दोहरी जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली की एक सतह आप बता देंगे कि न्यूक्लियोप्लाज्म से जुड़ी होती है और दूसरी जो सतह होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। ठीक है, अब ये जो पूरी की पूरी झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? पूरी की पूरी झिल्ली तो ये बनी होती है प्रोटीन, किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आप बताएंगे प्रोटीन प्लस वसा, मतलब इसको कहते हैं क्या? लाइपोप्रोटीन। क्या कहेंगे? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की कौन सी झिल्ली बनी होती है? तो केंद्रक झिल्ली बनी होती है। पूरी की पूरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके पहले ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ये भी उसी का ही बना हुआ है, वहां देखने को मिला, वहां हमने बताया है, आप देख लेंगे कि मतलब ये पूरा का पूरा भाग लाइपोप्रोटीन का ही बना।
अब दूसरी बात ये कि ये जो मतलब दोनों झिल्लियों के बीच क्या कुछ स्थान होता है या फिर दोनों झिल्लियां एकदम सटी हुई होती हैं। ऐसे दोनों झिल्लियां सटी हुई नहीं होती हैं, दोनों झिल्लियों के बीच कुछ स्थान होता है। कुछ स्थान वो कितना होता है, गैप होता है। उस गैप को यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कुछ गैप है इतना, और इसी को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर गैप कहते हैं। क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर गैप कहते हैं। ये कुछ स्थान खाली स्थान होता है, पेरी न्यूक्लियर गैप होता है। अब इस गैप की जो चौड़ाई होती है वो कितनी, 200 से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। किसकी, पेरी न्यूक्लियर गैप की दूरी होती है। मतलब बहुत ही कम इन दोनों के बीच अंतर होता है। ऐसे भाई एक लेयर ये हो गई तो दूसरी लेयर ये, एक लेयर ऐसी इस तरह से कुछ जुड़ी हुई होती है। पहली लेयर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ेगी और फिर दूसरी लेयर किससे जुड़ेगी, तो दूसरी लेयर आपकी जुड़ेगी यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म से जुड़ेगी। ठीक है, इनके बीच इतनी दूरी होती है। अब उसके बाद इस जो ये न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या होता है, काम क्या होता है, तो भाई सबसे सिंपल सी बात आप यही बताएंगे कि अब तक जितनी भी हमने झिल्लियां देखी, जितनी भी मेम्ब्रेन देखी, उनका काम वहां पर क्या होता है, उनका काम यही ना होता। जैसे सिंपल सी बात, हमारे इस शरीर की या हाथ की ये जो ऊपरी झिल्ली है, ऊपरी झिल्ली को हमने क्या कहा, त्वचा कहते हैं। ये भी तो एक झिल्ली है, एक लेयर ही है। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम यही होगा कि जो बाहर के हानिकारक पदार्थ हैं उसको जाने नहीं देगी या फिर आने जाने का नियंत्रण रखेगी। तो वही काम यहाँ पर इसका भी होता है, अर्थात कि न्यूक्लियोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल आ जा रहे हैं उनका नियंत्रण रखती है, उनका नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर कहेंगे कि आवागमन न्यूक्लियोप्लाज्म से लेकर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म तथा साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, लिख देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के मध्य आने जाने वाले अणुओं को अणुओं पर नियंत्रण करती है। कौन नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण यही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन करती है। मतलब किसको बाहर जाने देना है, किसको बाहर नहीं जाने देना है, या फिर किसको कहेंगे अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है, ये नियंत्रण कौन देखता है, तो ये नियंत्रण हमारी ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही देखती है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। लेकिन अब अगला पॉइंट है, अगली बात यह है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ी, वो क्या है, वो हम देखेंगे कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एक तरह से लगातार कंटिन्यूअस नहीं होती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लगातार कंटिन्यूअस नहीं होती है। कारण है कंटिन्यूअस नहीं होने का थोड़ा सा कारण है। कारण क्या है, जैसे हमने मान लिया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, अभी हमने क्या बताया कि बाहर आने जाने वाले पदार्थों को पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, बिल्कुल भाई नियंत्रण रखेगी, उसका काम ही वही है। लेकिन ये पूरी की पूरी तरह सपाट क्यों नहीं बने, कंटिन्यूअस क्यों नहीं बनी, बीच बीच में कटी रहती, बीच बीच में इसके कटे हुए होल्स रहते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पहली बार हम लिख लेते हैं कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटे या सूक्ष्म आकार के छिद्र होते हैं। सूक्ष्म आकार के छिद्र आप देख रहे हैं, ये छिद्र हुआ। जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि ये भाग, ये भी एक होल है, ये भी एक होल है, और इस तरह से ये होल बने हुए हैं सूक्ष्म आकार के। मतलब पूरी की पूरी तरह कंटिन्यूअस एक लगातार झिल्ली नहीं होती है, बीच बीच में कटी हुई होती है। कारण ये है कि जैसे हमने कहा कि इसका काम यहाँ पर क्या है कि बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण में रखना। अब जरा देखो कि यदि ये नियंत्रण में रख रही है वो तो अपना काम करेगी, लेकिन यहाँ से यदि हम इसको हटा दें, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा दें, यदि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा दें तो ये यहाँ पर एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन बन जाएगी। तब यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत पतली रहेगी, इसके अंदर जो पदार्थ आ जा रहे हैं वो उसका नियंत्रण कर ले जाएगी।
लेकिन जब इनका आकार कुछ इस तरह से है कि इसके साथ ये दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो वो आने बाहर साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच सीधा संबंध नहीं हो पाएगा। उस संबंध के कारण जब संबंध नहीं हो पाएगा तो न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पाएगा सेल की सारी गतिविधि को। जब कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कि जो सेल का कार्य करना है वो कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या कर दिया गया है या फिर क्या हुआ है कि इनके बीच थोड़ा सा ये गैप होता है, जिससे जो ये बाहर अंदर बाहर आने जाने वाले अणु हैं वो आसानी से आ जा सके और सेल क्या कर सके या फिर न्यूक्लियस क्या कर सके, पूरी की पूरी सेल के कार्य को नियंत्रित कर सके। ठीक है, इसीलिए इनके बीच थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म आकार का छिद्र होता है। अगले पॉइंट पे अब बात हम करेंगे। तो अगला क्या है, ये तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। आप कारण भी बता देंगे, कारण या फिर कथन जैसे भी क्वेश्चन आएगा वो बता सकते हैं आंसर। लेकिन अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला है केंद्रिका। अगला क्या है, केंद्रिका। केंद्रिका तो केंद्रिका को हम देखेंगे कि दूसरे पॉइंट में केंद्रिका हमारे क्या है, न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है न्यूक्लियोलस। यहाँ पर हमने दो बनाया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, इनकी निश्चित संख्या नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रिका है वो 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकती हैं। कितनी, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं। ठीक है, अब इस केंद्रिका में देखेंगे तो केंद्रिका में क्या होता है कि केंद्रिका में ये इसकी कोई मतलब मेम्ब्रेन नहीं होती। केंद्रिका के केंद्रक आवरण कहेंगे या फिर केंद्रिका के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है। इसके चारों तरफ कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है। अच्छा ठीक है, यदि कोई झिल्ली नहीं है तो ये पूरा का पूरा भाग इसमें मिक्स क्यों नहीं हो जाता, मतलब ये प्रोटोप्लाज्म में पूरी की पूरी तरह से मिक्स क्यों नहीं हो जाता, क्यों ऐसा ये इकट्ठा दिखाया गया है, ऐसा क्यों है? तो थोड़ा सा वो कारण है। कारण क्या है कि ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है या फिर केंद्रिका है, इसके अंदर मतलब कुछ कहेंगे कि जो डीएनए ऐसे पदार्थ हैं, डीएनए है, आरएनए है, डीएनए आरएनए अत्यधिक मात्रा में कहेंगे कि जो न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए तथा आरएनए हैं, ये सर्वाधिक मात्रा में जहां पर इकट्ठा हो जाते हैं वो एक केंद्रिका का रूप धारण कर लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये केंद्रिका है और इसके चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट हम क्या बताएंगे कि ये केंद्रिका का काम क्या होता है। केंद्रिका का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमने बताया कि यहाँ पर डीएनए होते हैं, फिर आरएनए होते हैं, उसके बाद प्रोटीन होती है, उसके बाद क्या प्रोटीन होती है किसमें, तो केंद्रिका में होती है। किसमें प्रोटीन होती है, केंद्रिका। अब केंद्रिका का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन तथा आरएनए, डीएनए तो बहुत ही कम मात्रा में होता है, प्रोटीन और आरएनए अधिक मात्रा में होते हैं। तो प्रोटीन और आरएनए के साथ मिलकर के, प्रोटीन और आरएनए को मिला करके, प्रोटीन और आरएनए को मिला करके ये जो केंद्रिका है वो राइबोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, राइबोसोम का निर्माण करती है। यहाँ पर निर्माण किसका हो रहा है, तो राइबोसोम का निर्माण करती है। किसका, राइबोसोम का निर्माण। अब राइबोसोम हम आपके पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, जाकर के वहां से आप राइबोसोम का निर्माण करती है। किसके संयोग से, प्रोटीन और आरएनए के संयोग से राइबोसोम का निर्माण। पूछा जाएगा कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, आप बताएंगे कि केंद्रक की केंद्रिका में होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो राइबोसोम के निर्माण के कारण ही केंद्रिका को क्या कहा जाता है, केंद्रिका को राइबोसोम निर्माण की मशीन कहा जाता है। केंद्रिका को क्या कहा जाता है, टैगलाइन में हम देख लेंगे, केंद्रिका को राइबोसोम निर्माण की मशीन कहा जाता है। राइबोसोम निर्माण की मशीन कहा जाता है। ये टैगलाइन आप याद रखेंगे, किसको कहा जाता है, तो केंद्रिका को कहा जाता है।
ये आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण के फलस्वरूप राइबोसोम बन रही है, और राइबोसोम जब निर्मित हो रहा है कहाँ पे, केंद्रिका में, तो केंद्रिका को एक टैग लाइन दे दिया गया, क्या, राइबोसोम निर्माण की मशीन कहा जाता है। हाँ, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो ये प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, वो केंद्रिका में या केंद्रक में नहीं होता है, वो केंद्रक के बाहर होता है। अर्थात राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है, वो कहाँ बनती है, वो बाहर बनती है। हाँ, बिल्कुल बात ध्यान रखेंगे कि ये प्रोटीन से बनता भी है और प्रोटीन निर्माण भी होता है, ठीक है। तो केंद्रक के बाहर मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगली बात है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम देखेंगे यहाँ से, ये हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स भरा हुआ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव, इसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव भी कहते हैं, केंद्रक द्रव भी कहते हैं, अथवा फिर क्या कह सकते हैं इसको, केंद्रक, एक और नाम ले सकते हैं, या फिर हाँ केंद्रक द्रव भी कहेंगे या नाभिक द्रव कह सकते हैं, जो भी कहेंगे, नाभिक द्रव। प्लाज्म मोड जहां पर आ जाए इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पर कुछ ना कुछ जल की मात्रा या फिर जैली जैसा पदार्थ जरूर है। अब ठीक है, अब इसके अंदर, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पूरा का पूरा जो नाभिक द्रव है या फिर जो केंद्रक द्रव है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, पहली बात तो ये केंद्रिका होती है, पहली बात तो क्या, केंद्रिका होती है। दूसरा क्या, दूसरा क्रोमैटिन भी स्थित होता है, क्या, क्रोमैटिन भी स्थित होता है, इसी में क्रोमैटिन स्थित होता है। उसके बाद डीएनए पाया जाता है, उसके बाद आरएनए होता है, फिर उसके बाद फिर प्रोटीन होते हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। ऐसे इस तरह से ये सारी चीजें कहाँ पर होती हैं, तो देखेंगे कि पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है। बस अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड। हाँ, अब क्रोमैटिन थ्रेड के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये जालिका के समान जाले जाले जैसी या फिर धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है, इन्हीं को यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। हाँ, अब ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं डीएनए, वो किसके बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए नहीं, डीएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। कौन कौन, ये जो है क्रोमैटिन थ्रेड है। अब डीएनए को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बना होता है, तो ये क्रोमैटिन थ्रेड बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ये वास्तव में धागे ही हैं, क्या ये वास्तव में धागे ही हैं, तो नहीं, वास्तव में ये धागे नहीं है, धागे जैसे दिखते जरूर हैं लेकिन धागे हैं नहीं, मतलब ये पूरी की पूरी तरह लंबाई में कंटिन्यूअस धागे नहीं हैं। ये क्या है, ये इनका जो मतलब सिरा होता है, दोनों पार्ट होता है, दोनों अलग अलग होता है, मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों पार्ट इसके अलग अलग होते हैं, दोनों सिरे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इतनी संरचना में गुच्छे हुए होते हैं कि इनका मतलब हेड दिखाई ही नहीं देता, और हेड या फिर टेल दिखाई नहीं देता, उसके कारण से ये एक जाल जैसी सदृश संरचना बनाए हुए रहते हैं, लेकिन ये कोई वास्तविक जाल नहीं होता है, मतलब हम कहेंगे कि ये वास्तविक जाल नहीं होता है, वास्तविक जाल नहीं होता है, वास्तविक जाल नहीं होता है, ठीक है, वास्तविक जाल नहीं होता है। इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम क्या है कि देखेंगे कि जो क्रोमैटिन थ्रेड है ये कोशिका विभाजन में काम आते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड जब कोशिका विभाजन, अर्थात ये आपको देखना है तो ये वैसे मतलब एक तो लगी आपसे वैसे नहीं दिखेंगे, दूसरी बात इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी ये नहीं दिखते हैं। तब दिखते कैसे हैं, दिखते एक कंडीशन पर है, जब कोई सेल, जब किसी सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही हो,
जब किसी सेल में सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही हो तो उस समय क्रोमैटिन क्या एक दूसरे से बिछड़ते हुए दिख रहे होते हैं। वहां पर उस समय यदि आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तो क्रोमैटिन वास्तव में दिखेंगे। कब दिखेंगे? सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन तभी दिखाई देता है जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है कि क्रोमैटिन is visible when cell division या फिर कहेंगे ड्यू टू सेल डिवीजन प्रोसेस। मतलब कि क्रोमैटिन तभी दिखाई देता है जब सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही हो किसी सेल में, तभी उस समय क्रोमैटिन थ्रेड दिखाई देता है। ठीक है। अब अगली बात हम क्या देखेंगे कि जो ये अगला पॉइंट है, इसका अगला पॉइंट ये है कि कोशिका विभाजन के बाद ये क्रोमैटिन थ्रेड देखेंगे तो ये मतलब सिकुड़ जाते हैं। मतलब ऐसे हम कहेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे संरचना बना ले। अब इस सेल से दो सेलें यहाँ पर बन रही हैं, अर्थात दो तरह का न्यूक्लियस भी बनेगा। इसके अंदर क्या है, ये ऐसी संरचना आपको दिखने को मिल रही है। ये संरचना किसकी है? तो क्रोमैटिन थ्रेड की है। वास्तव में ये कोई जाल नहीं। जब इस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, मतलब जब मदर सेल डॉटर सेल्स में बदलती है, तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं ये एक दूसरे से टूट जाते हैं ऐसे और छोटे हो जाते हैं। जस्ट उसी प्रकार से यदि कोई मतलब चिपचिपा पदार्थ हो जो कि फैलता हो रबड़ की तरह, यदि उसको आप खींचे और फैलाएं, जब वो टूट जाता है तो देखेंगे कि वो सिकुड़ जाता है। ऐसे मान लेते हैं कि खींच के फैलाएं और जब वो टूट जाएगा एक दूसरे से तो वो क्या होगा, वो सिकुड़ करके मोटा हो जाता है। ऐसे ही सेम यहाँ पर है कि ये सिकुड़ करके मोटे हो जाते हैं। ऐसे सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू ये एक दूसरे से टूटकर सिकुड़ करके या फिर अलग होकर के मोटे हो जाते हैं। अब जब ये मोटे हो जाते हैं तो उस समय इनकी इस संरचना को क्रोमैटिन थ्रेड नहीं कह करके क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। कब? जब सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू ये क्रोमैटिन थ्रेड एक दूसरे से अलग होकर के टूट कर जब अलग हो जाते हैं तो छोटे और मोटी संरचना बना लेते हैं और उसी को मतलब क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमैटिन थ्रेड का इंपॉर्टेंट रोल ये है, ये कोशिका में क्रोमोसोम के निर्धारण का कार्य करती है। किसका निर्धारण करते हैं? क्रोमोसोम्स का निर्धारण। जिस पर डीएनए होता है, डीएनए पर जीन्स होते हैं जो कि लक्षणों का या फिर पैतृक लक्षणों का वाहक होते हैं। ठीक है। तो अब अगली बात हम क्या करेंगे? क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है। अब अगला है पॉइंट क्रोमोसोम। ये मिटा दे रहे हैं। ये यहाँ से जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी पूछ लेंगे कमेंट करके। अगली हेडिंग क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को क्या कहेंगे? गुणसूत्र कहते हैं। क्या? गुणसूत्र। अब हम पढ़ेंगे क्या? क्रोमोसोम्स के बारे में जानते हैं। अभी हमने कहा कि क्रोमोसोम्स का निर्माण तब होता है जब क्रोमैटिन थ्रेड सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू अलग होते हैं, छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो उन्हीं के फलस्वरूप क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, अर्थात गुणसूत्र बनते हैं। ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्र सभी जीवों में क्या होते हैं या फिर कैसे होते हैं? निश्चित संख्या में होते हैं। मतलब भिन्न प्रजातियों में अलग तो होते हैं, ऐसा कोई है नहीं,
कि एक स्पीसीज में या फिर मतलब मान लेते हैं कि डॉग में यदि कुछ है तो ह्यूमन में भी वही रहेगा, कैट में भी वही रहेगा, नहीं, स्पीसीज में निश्चित होता है, मतलब एक प्रकार की जातियों में क्रोमोसोम्स निश्चित होते हैं, अर्थात कि एक ही प्रकार की या फिर समान जातियों में इनकी संख्या निश्चित होती है, इनकी संख्या निश्चित होती है। समान प्रकार की जातियों में इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ठीक है, अब इस गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार पूछा जाता है। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने की थी। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? ये गुणसूत्र की खोज की थी। स्ट्रासबर्गर नामक गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन इन स्ट्रासबर्गर ने क्या कहा था? क्रोमोसोम नाम नहीं रख पाए थे। तो इन 1889 ईस्वी में, इन 1889 में वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक आते हैं। तो वाल्डेयर ने क्या किया कि इनके द्वारा जो नाम दिया गया था वो नाम क्या दिया गया था? न्यूक्लिन नाम दिया गया था। क्या? न्यूक्लिन नाम दिया गया था। अब इस न्यूक्लिन को क्या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूक्लिन या न्यूक्लिक एसिड। तो ऐसे में वाल्डेयर ने इस न्यूक्लिन को क्या नाम रख दिया? क्रोमोसोम्स नाम रख दिया गया। क्या? क्रोमोसोम नाम रख दिया। किसके द्वारा? अब पूछा जाएगा कि क्रोमोसोम नाम किसने रखा? क्रोमोसोम शब्द गुणसूत्र के लिए किसके द्वारा दिया गया? तो वाल्डेयर ने दिया। लेकिन खोज किसने की? तो स्ट्रासबर्गर ने की। स्ट्रासबर्गर द्वारा जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया था? न्यूक्लिन नाम दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब अगली बात है कि ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम की संरचना हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्रोमोसोम की संरचना दिखाएंगे कि क्रोमोसोम की जो संरचना होती है, एक सिंपल सी संरचना तो कुछ ऐसी बनी होती है इनकी, ऐसी, ऐसी। लेकिन अब अगली संरचना हम यहाँ पे बनाकर दिखा रहे हैं कि वो संरचना कुछ ऐसी होती है। ऐसी संरचना शायद आपने देखी हो कहीं पे। ऐसी कुछ संरचना होती है किसकी? तो ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र की एक सिंपल सी संरचना यहाँ पे बनी हुई है। इसको हम देखते हैं पहले। तो सबसे पहली बात तो हमने बताया कि क्रोमोसोम किसका बना होता है। तो आपने देखा कि ये डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। अब इस प्रोटीन का नाम क्या है? तो इस प्रोटीन का नाम यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। किस प्रोटीन? हिस्टोन नामक प्रोटीन से बनी होती है। अर्थात हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए मिलकर के क्या बनाते हैं? ये क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, अर्थात गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अगली बात ये है कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये किस आकार में होते हैं? तो आप आकार देख रहे हैं, कुछ इस तरह का इनका आकार दिख रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो ऐसी अम्ल की संरचना यहाँ पे दिख रही होगी वो कैसी है देखेंगे, या फिर चलिए ठीक है इस संरचना को नहीं, यहाँ से इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसी कुछ संरचना यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो इसको हम और थोड़ा सा यदि डिटेल में करें तो ऐसे कुछ यहाँ पे आपको एक बूंद बूंद दिखा रहे हैं। आप यहाँ से स्पष्ट करेंगे बात को कि ये क्या है, चीजें अभी अपने आप स्पष्ट होती चली जाए। ऐसी संरचना। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसकी जो ऊपरी खोल है या फिर ऊपरी झिल्ली है उसका नाम क्या है? उसका नाम पेलिकल के नाम से है। क्या नाम है? पेलिकल नाम है। किसका नाम है? इसकी एक ये ऊपरी झिल्ली बनी होती है, इस झिल्ली का नाम क्या है? पेलिकल है। उसके बाद क्या है कि इस झिल्ली के सबसे ऊपरी इस भाग को मतलब हेड को क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? टीलोमियर।
टीलोमियर किसको कहेंगे? आप बताएंगे कि क्रोमोसोम की सबसे ऊपरी हेड को कहते हैं टीलोमियर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर, किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर ये पदार्थ भी भरे होते हैं, ऐसे ऐसे ये पदार्थ भी होता है। और इस पदार्थ का नाम क्या है? ये वही मतलब जलीय गाढ़ा द्रव है। और इस जलीय गाढ़े द्रव को क्या कहा जाता है? इस जलीय मतलब गाढ़े द्रव को मैट्रिक्स कहा जाएगा। क्या? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स भरा होता है किसके अंदर? तो पेनिकल की संरचना के अंदर। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का निर्माण मैट्रिक्स तथा ये यहाँ पे डीएनए से मिलकर या हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी ये संरचनाएं दो लेयरों में डिवाइड है। देखेंगे कि एक लेयर ये है तो दूसरी लेयर ये है। देखेंगे यहाँ पे लेयर अलग अलग स्पष्ट हो रही है, बिल्कुल। यहाँ से ये एक लेयर है और फिर ये दूसरी लेयर है। दो लेयरों में डिवाइड होती है, बिल्कुल डिवाइड होती हैं। तो देखेंगे कि इन पर कुछ मतलब बूंद हमने पॉइंट करके बनाए हुए हैं। अब इस पॉइंट को आप यहाँ पर ऐसी वही पिछली संरचना दिखा सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर दिखाई हुई थी। ऐसी संरचना आप दिखा सकते हैं, ऐसी संरचना आप दिखा सकते हैं। ऐसी अभी जो संरचना हमने दिखाई थी वो वास्तव में यहाँ पर है। तो ये क्या है? ये यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित हुए हैं, लेकिन इस भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इस भाग को क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन कहेंगे, या फिर से देखते हैं इस भाग को क्रोमोसोम या फिर क्रोमैटिन कहेंगे। क्रोमैटिन ही रख लेते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन अब देखेंगे कि कहीं कहीं पर बीच में हमने क्या खाली भाग बनाया है, खाली वहां पर ये मतलब छल्ले या फिर कहेंगे पॉइंट नहीं है। अब इस खाली स्थान को हमने यहाँ पर क्या कर दिया? क्रोमोमियर्स है। ये क्या है? क्रोमोमियर्स है। इनका नाम क्या है? क्रोमोमियर्स, ठीक है। अब ये क्रोमैटिन पूरी की पूरी तरह से ये तो दोनों यही जाले, दोनों जाले, ठीक है। अब क्या होता है कि इस क्रोमैटिन पर जब इस क्रोमैटिन या जाल पर जब कहीं कहीं पर प्रोटीन या हिस्टोन प्रोटीन की संरचना अधिक जम जाती है, इकट्ठा अधिक हो जाती है, तो वो बूंद या पॉइंट या फिर मोती की समान उभरी हुई दिखने लगती है। मोती की समान उभरी हुई दिखने लगती है। जिन पॉइंटों को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इन पॉइंटों को यहाँ पर क्या कहते हैं? जीन कहा जाता है। हाँ, ध्यान देंगे कि इसको क्रोमैटिन नहीं कहेंगे। क्रोमैटिन किसको कहेंगे? क्रोमैटिन तो यहाँ पर इस धागे को कहा जा रहा है जो यहाँ पर ऐसी मुड़ी बनी हुई है। ध्यान देंगे, क्रोमैटिन इस मतलब मोती को नहीं कहा जा रहा है, इन पॉइंटों को नहीं कहा जा रहा है। क्रोमैटिन तो कहा जा रहा है ये पूरा का पूरा जो जाल वाला भाग बना हुआ है उस जाल को कहा जा रहा है क्रोमैटिन। लेकिन जीन किसको कहा जा रहा है? जीन इन्हीं क्रोमैटिन पर कहीं पर दिख रहा होगा आपको कि जहां पर हिस्टोन प्रोटीन अधिक उपस्थित हो जाते हैं या फिर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जहां पर इकट्ठा अधिक हो जाते हैं वहां पर कुछ मतलब दाने के समान मोती जैसी संरचना आपको दिखने लगती है। वही मोती और जैसी संरचना क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अच्छा, अब क्या ये जीन किस पर उपस्थित होते हैं? तो आप बताएंगे सबसे पहली बात तो प्रोटीन या डीएनए पर स्थित होते हैं। किस पर जीन उपस्थित होते हैं? प्रोटीन या डीएनए पर स्थित होते हैं। और डीएनए किस पर अटैच होता है? तो बताएंगे क्रोमोसोम्स पर अटैच होते हैं या क्रोमैटिन पर अटैच होते हैं। हाँ, स्पष्ट हो पाई बात क्या कि भाई ये एक जाल की ऐसी संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसी कुछ संरचना। तो ये संरचना बनी है किससे? तो ये संरचना डीएनए और प्रोटीन से ही बनी हुई है। लेकिन होता क्या है कि इस डीएनए और प्रोटीन की मात्रा जब कहीं पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन आकर के जम जाता है तो वहां पर दाने जैसी संरचना दिखने लगती है। अब वही दाने जैसी संरचना क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अर्थात जीन किस पर अटैच होता है? जीन जो होता है वो जीन डीएनए पर अटैच होता है, डीएनए पर अटैच होता है। लेकिन डीएनए किस पर अटैच होता है? मान लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में पूछे ही ले कारण में कि ये बताइए कि क्रोमोसोम में डीएनए कहां पर स्थित
होता है या फिर डीएनए किस पर अटैच होता है, तो आप बताएंगे कि क्रोमोसोम में डीएनए क्रोमैटिन पर अटैच होता है। किस पर? क्रोमैटिन पर अटैच होता है। अब क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन को आप बताएंगे कि जो क्रोमोसोम पर धागे जैसी संरचना है उसी को क्रोमैटिन कहा जाता है। ठीक है, तो डीएनए किस पर अटैच होता है? तो क्रोमैटिन पर अटैच होता है, क्रोमैटिन पर अटैच होता है। इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर जीन का कुछ काम अलग होता है। काम क्या है जीन का? जीन का काम ये है कि जो पैतृक लक्षण है, मतलब जो आनुवांशिक लक्षण है, उन आनुवांशिक लक्षणों को उनकी संतानों तक पहुंचाना होता है। किसका काम? जीन का काम। जीन का काम क्या होता है? आनुवांशिक लक्षणों को आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहिए, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होते हैं कौन? तो जीन होते हैं। लेकिन क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम भी क्या है? एक तरह का आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? कि ये भी क्रोमोसोम एक आनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम भी वही है जो यहाँ पे आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कर रहा है जीन। लेकिन काम क्या होता है? ये आनुवांशिक लक्षण ऐसा, मतलब पैतृक लक्षण अपने उनकी संतानों में ऐसा प्रवेश कराता है कि जैसे कि उस मतलब पिता के बाल कैसे हैं या उनकी आंखें कैसी हैं, उनकी शरीर की बनावट कैसी है, वो सब चीजें जीन निर्धारित करता है। या फिर पिता की जैसी बोली है, जैसी आवाज है, वैसी ही आवाज उनकी संतानों की भी होगी, वैसे ही वैसा कद उनके संतानों का भी होगा। ये निर्धारित कौन करता है? ये जीन निर्धारित करते हैं। लेकिन क्रोमोसोम भी वही आनुवांशिक लक्षण निर्धारित कराता है। लेकिन काम इसका क्या? कि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि क्रोमोसोम यह निर्धारित करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की, मतलब लिंग निर्धारण का कार्य कौन कराता है? तो क्रोमोसोम कराता है। आनुवांशिक लक्षणों का वाहक ये भी होता है। कौन? आनुवांशिक लक्षणों का वाहक क्रोमोसोम भी होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम ही निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की, है ना? लड़का होगा या फिर लड़की, ऐसे। अर्थात लिंग निर्धारण यदि आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि लिंग निर्धारण का कार्य कौन करता है, तो आप किसको बताएंगे? क्रोमोसोम को बताएंगे, ना कि जीन को बताएंगे। जीन को बताएंगे कि पैतृक लक्षण कि उनकी संतानों में कौन ले जाता है, तो पहले तो क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन क्रोमोसोम नहीं है तो वहां पर आपको जीन बताना होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि किसी ऑप्शन में क्रोमोसोम और जीन दोनों दे दिया, तो पैतृक लक्षण की बात कह रहा है तो आप आंसर क्या करेंगे? जीन को बताएंगे, ना कि क्रोमोसोम को बताएंगे। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम तो लिंग निर्धारण का काम करता है। ठीक है, हाँ। अब अगली बात यह है कि जो क्रोमोसोम है, हाँ, क्रोमोसोम जो है ये सभी जीवों में या फिर समान प्रकार की जातियों में इनकी जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। जैसे समान प्रकार की जातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। मान लेते हैं ह्यूमन में, देखिए ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 36 होते हैं, सॉरी 46 होते हैं। 46 को यदि हम पेयर में कहेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। किसके? ये क्रोमोसोम के होते हैं। इसी तरह से यदि हम मंकी में देखेंगे, मंकी का मतलब बंदर में देखेंगे तो इनकी संख्या 42 होती है। मतलब हम कहेंगे कि कितने पेयर्स होते हैं? ये 21 पेयर होते हैं, 21 पेयर्स होते हैं। उसी तरह से ये गेहूं आपने देखा है, गेहूं मतलब व्हीट, गेहूं में भी कितने होते हैं? ये 42 ही होते हैं क्रोमोसोम। उसके बाद कैट को आपने देखा, कैट में कितने होते हैं? कैट में देखेंगे तो 38 होते हैं। किसमें? कैट। इस तरह से कैट हो गया या फिर शेर हो गया या फिर टाइगर या चीता, टाइगर, इन सब में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 38 ही होती है। इसके बाद गाय देखा है आपने, गाय में क्रोमोसोम की संख्या 60 होती है। और बकरी हो गई, बकरी की एक प्रजाति अलग है, गाय की प्रजाति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग, समान भी हो सकता है। तो यहाँ पर बकरी और गाय में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 60 होती है। इस तरह से हाथी में देखेंगे तो हाथी में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 56 होती है। ठीक है, इस तरह से गाजर हम देखेंगे,
गाजर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, तो 18, और उसके बाद प्याज देखेंगे तो प्याज में क्रोमोसोम की संख्या कितनी, तो 16। इस तरह से क्या क्रोमोसोम की संख्या हर एक प्रजाति के जीवों में अलग अलग होती है। उसके बाद फिर हम मच्छर देखेंगे। मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या 6, गुणसूत्रों की संख्या मच्छर में 6। उसके बाद अगली बात यह है कि जो हमारे घरों में मक्खी है अर्थात घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या इसका दोगुना मतलब 12 होती है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की संख्या सभी जीवों में निश्चित नहीं होती है, एक समान संख्या नहीं होती, सभी जीवों में अलग अलग होती है। और आप ये भी देखेंगे कि ये हमेशा पेयर्स में होंगे, ना कि नॉन पेयर होंगे। मतलब इनका बटे 2 किया जाएगा तो एक निश्चित और वास्तविक संख्या, दशमलव वाली संख्या नहीं, निश्चित संख्या प्राप्त होगी। मतलब ये पेयर्स में हमेशा पाए जाएंगे। और ध्यान देना, जहां पर क्रोमोसोम की संख्या में पेयर नहीं बना, वहीं पर उस व्यक्ति के या फिर उस जीव के शरीर में कुछ ना कुछ विकार जरूर उत्पन्न हो जाता है। आप क्या बताएंगे, जैसे ही क्रोमोसोम की संख्या मतलब पेयर के रूप में नहीं बनी, वहीं पर क्या होगा कि उस जीव के शरीर में कुछ ना कुछ आनुवांशिक लक्षण जरूर गड़बड़ हो जाएंगे, या उसके शरीर में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाएंगे, और उसी विकार को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक बीमारी कहा जाता है। अर्थात कुछ ना कुछ आनुवांशिक बीमारी कहा जाएगा किसको, जब ये क्रोमोसोम की संख्या पेयर्स में नहीं जाएगी किसी बॉडी की संख्या, है ना, किसी बॉडी। ठीक है, अब हम अगला पॉइंट ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, अच्छा ह्यूमन से कुछ यहाँ पर बातें पूछी जाती हैं, कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 46 का मतलब ये है कि 23 पेयर्स पाए जाते हैं किसके, ये क्रोमोसोम के। ठीक है, अब इस तरह से जब ह्यूमन में 46 है तो इसका मतलब ह्यूमन में कौन कौन आता है, तो मेल आता है और फिर फीमेल आता है, यही ना, मेल और फीमेल दोनों आते हैं। तो मेल में भी क्या होगा, 23 पेयर होंगे, मतलब 46 गुणसूत्र होंगे। उसके बाद फीमेल में भी वही कंडीशन है कि 23 पेयर होंगे, 46 गुणसूत्र होंगे। लेकिन बात क्या होती है कि इधर मेल होता है और फिर इधर मान लेते हैं कि ये फीमेल है, इधर मेल है तो इधर फीमेल, ऐसे मान लिया। अब मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई नाम से होते हैं, किस नाम से, एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, वो एक्स और एक्स होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होते हैं, वो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अर्थात एक्स एक्स करके इस तरह से 23 पेयर होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं किसमें, तो ये मेल बॉडी या फिर कहेंगे ह्यूमन में फीमेल बॉडी, ह्यूमन के फीमेल बॉडी। अब इस तरह से हम देखेंगे कि क्रोमोसोम कैसे लिंग निर्धारण का काम कर रहा है, उसके बाद फिर कैसे उनके पैतृक लक्षणों को कहां पर पहुंचा रहा है और उनकी संतान। यदि मान लिया हमने कि मेल का एक्स वाला पार्ट, एक्स वाला क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स वाला क्रोमोसोम एक साथ मिला, मेल का एक्स वाला क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स वाला क्रोमोसोम यदि एक साथ मिला, तो यहाँ पर जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा, वो लड़की होगी। क्या होगा, लड़की होगी। किसके अनुसार, यहाँ पे मेल और फीमेल देख रहे हैं, क्रोमोसोम यदि मेल का एक्स और फीमेल का एक्स मिला तो एक्स और एक्स किस में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है। तो जन्म लेने वाला बच्चा या शिशु क्या होगा, वो लड़की होगी, मतलब उसके अंदर भी जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो एक्स और एक्स ही होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है, जब यहाँ पर इस मेल पार्ट का वाई क्रोमोसोम और फिर फीमेल का अगला एक्स क्रोमोसोम एक साथ मिलते हैं, एक्स क्रोमोसोम एक साथ मिलते हैं, तो जन्म लेने वाला जो मतलब शिशु होगा, बच्चा होगा, वो क्या होगा, वो लड़का होगा। अर्थात अब आप बताएंगे लड़का या फिर कहेंगे शिशु के या फिर बच्चों के लड़का या लड़की होने का जो ये निर्धारण है, ये किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं, ये फीमेल पार्ट के क्रोमोसोम पर कभी निर्भर नहीं करते, ये तो निर्भर करते हैं मेल पार्ट के क्रोमोसोम पर। अर्थात लड़का होगा या लड़की लिंग निर्धारण का ये जो कार्य है, ये जो प्रोसेस है, किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं, पिता। ठीक है, मेल पार्ट। आप ये क्रोमोसोम ये बात बताएंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं इस तरह। अच्छा, एक बात और हम यहीं पर बता दे रहे हैं, आ ही गई बात, तो यहाँ पर इसके एक्स एक्स और इसके वाई वाई। ठीक है, ट्रांसजेंडर का केस कभी कभी ऐसा हो जाता है,
देख लेंगे थोड़ा सा उसको, अभी लगे हाथों में। तो ऐसा है, मान लेते हैं कि मेल पार्ट का एक्स वाला क्रोमोसोम और फीमेल का भी एक्स वाला क्रोमोसोम एक साथ जब मिलते हैं तो वो क्या बनाता है, वो लड़की बनती है वहां पे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेल का एक्स और फिर कहेंगे मेल का एक्स और फिर फीमेल का एक्स मिला, ये उसके बाद किसी वजह से वाई वाला पार्ट भी आकर के यहाँ पर मिल जाता है, वाई वाला पार्ट भी आकर के मिल जाता है, तो ये जो जन्म लेने वाला शिशु होगा वो ना तो लड़का ही रह जाएगा ना ही लड़की। यहाँ पर कहेंगे कि ये ट्रांसजेंडर का केस बन जाता है। कौन सा केस? ट्रांसजेंडर का केस बन जाता है। अर्थात इस ट्रांसजेंडर के केस में कहेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अर्थात क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे पूछ सकता है कि ट्रांसजेंडर की बॉडी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना क्या रहेगा, क्रोमोसोम्स की संख्या। एक तो 23 पेयर तो अवेलेबल है, 23 पेयर बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ से यदि हम y को हटाएं तो देखेंगे कि ये 23 पेयर बना रहा है, लेकिन यहाँ पर y प्लस ऐड आकर के जुड़ गया है, मतलब एक और आकर के जुड़ गया है, ये पेयर में है, पेयर में है, प्लस एक क्रोमोसोम और आकर के जुड़ गया है। ये कितने हो जाएंगे, ये 47 क्रोमोसोम होते हैं किनकी बॉडी में, तो ट्रांसजेंडरों की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 47 क्रोमोसोम होंगे। देखा अभी हमने क्या कहा कि जैसे ही क्रोमोसोम के ये पेयर इधर उधर होते हैं तैसे ही उस मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ विकार जरूर उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर विकार आपको देखने को मिल गया कि ये जन्म लेने वाला जो बच्चा हो गया वो क्या ट्रांसजेंडर में बदल गया। ठीक है, तो इस तरह से इनकी संख्या हमेशा निश्चित ही होनी चाहिए। क्रोमोसोम अब यहीं पर समाप्त है। अब अगला जो पॉइंट रहेगा वो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या? न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट न्यूक्लिक एसिड अगले लेक्चर में। यहाँ तक बस इतना ही। जो चीजें ना समझ में आई हो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम जवाब देने के लिए जरूर हाजिर हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके हमें बताइए, फिर उसके बाद जो भी कमियां हैं आप उसको भी बता सकते हैं।